बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि मजबूर लोगों को बेवकूफ बनाकर जालिम हैवान किस तरह उनकी बेबसी का फायदा उठाते हैं। धोखा और फ्रेब करते वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब पड़ती है तो उठने संभलने का मौका नहीं देती। ये कहानी भी दिलचस्प होने के साथ आखिर में एक सबक भी देने वाली है। तो मजीद टाइम वेस्ट किए कहानी का आगाज करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे थे और मेरा शौहर जिंदा था। बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि किसी अच्छे इलाके में हमारा अपना जाती मकान हो जहां हम और हमारे बच्चे खुशबू खुरम जिंदगी गुजार सके। मैं और मेरे शौहर ने एक पाई जोड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर तकरीबन 1 लाख रुपए जमा किए थे। उस दौरान मुझे मुलाजमत भी करनी पड़ी। मेरे शौहर ने ओवर टाइम भी किए थे। कुछ रकम मेरे शौहर लुकमान ने अपने फंड से भी और यूं हमने मकान की तलाश शुरू कर दी। हमने एक एजेंट मिस्टर जुबैर से राब्ता किया जिन्होंने चंद दिनों में हमें बहुत सारे बंगले और मकानात दिखाए जिनकी कीमतें सुनकर हम एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते। पूरा 1 हफ्ता हम मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे। मिस्टर जुबैर भी उकता चुके थे। इनके चेहरे से थकन और नागवारी का साफ इजहार हो रहा था। फिर भी शरीफ इंसान थे। कहने लगे 1-2 मंजिला मकान और है, 200 मुरब्बे गज पर कहर के वस्त में बना हुआ है। कीमत भी ज्यादा नहीं है लेकिन इसकी तमीर पुराने तर्ज की है। अगरचे पुराने तर्ज के मकान आजकल के दौर में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने हामी भर ली ताकि बाद में पछतावा न हो। मिस्टर जुबैर फौरन ही हमें वो मकान दिखाने के लिए लेके एक खूबसूरत छोटे से बगीचे के दरमियान बना हुआ वो मकान पहली नजर में किसी पुरानी हवेली की तरह मालूम होगा, लेकिन अंदर से इसके कशीदा से खूबसूरत कमरा राहदारियों और बल खाते हुए जीने देखकर मैंने बेख्तियार कह डाला हम ये मकान खरीद लेंगे। लुकमान को भी ये मकान बहुत पसंद आया। हमारा ख्याल था कि इस मकान की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए तो जरूर होंगी, लेकिन ये सुनकर हमारे मुंह खुले के खुले रह गए जब मिस्टर जुबैर ने इसकी कीमत 85,000 रुपए बताई। एक लम्हे के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। लुकमान भी गुमसुम मिस्टर जुबैर को देख रहे थे। शायद वे मिस्टर जुबैर की बात को मजाक या फिर तंज समझ रहे थे, लेकिन पूरी तरह यकीन करने के बाद हम दोनों ने एक जुबान होकर हाँ कर दी। हमारे हाँ करने पर मिस्टर जुबैर बजाय खुश होने के कतरे परेशान हो गए। गालबन उन्हें उस बात का दुख था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा ही रियायत कीमत बता दी थी, मगर अब वो भी क्या सकता था। इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज कमान से निकले तीर की तरह थे। चुनाचा उसी दिन हमने तमाम मामला तय कर लिए और मकान का कब्जा हासिल कर लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग कभी इतना आलीशान मकान खरीदेंगे। जब हम घर वापस आए तो मैंने लुकमान से पूछा, क्या आपने इस बात का अंदाजा लगाया कि जैसे ही हमने मकान खरीदने के फैसले का इजहार किया मिस्टर जुबैर का चेहरा कुछ उतर सा गया था। नहीं, खुशी की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हमारे फैसले के बाद हमसे आंखें चार नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नुसरत, मेरी तरह 3 बार मकानात दिखा कर वो भी थक चुके होंगे, और ये भी हो सकता है कि इतने सस्ते मुआवजे पर सौदा करने का दुख हो रहा हो। ख्याल तो मेरा भी यही है, मैंने बात खत्म करते हुए कहा। और कुछ दिनों बाद अपने जाती मकान में हम मुंतकिल हुए। पूरा 1 हफ्ता सफाई सुथराई और झाड़ू पोंछ में सरफ हुआ। एक दिन मकान के ऊपरी हिस्से में किसी काम में मसरूफ थी कि मेरे छोटे बेटे अमजद की आवाज सुनाई दी, अम्मी अम्मी आप कहाँ चली गई? मुझे भूख लग रही है। लिहाजा मैं नीचे आने के लिए जीने की सीढ़ियाँ उतरने लगी। जीने के दरमियान में बने हुए कमरे से एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मैं इस खुशबू से शनासा थी, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि इस खुशबू का क्या नाम है। रात का खाना तैयार करने के दौरान मुझे अचानक याद आ गया कि वो खुशबू कफूर की थी। ये खुशबू मुझे उस वक्त भी महसूस हुई थी जब हम मिस्टर जुबैर के साथ पहली बार मकान देखने आए थे। एक दिन खाने के बाद मैंने वो
अखबारात उठाए जिसमें हम घर की चीजें लपेट कर लाए थे ताकि इन्हें जलाकर जाया कर दूं। लिहाजा मैं अखबारात लेकर मकान के पिछले हिस्से में चली गई। अभी मैंने माचिस जलाई ही थी कि हमारे बगीचे के साथ मकान का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अपनी बिल्ली को आवाज देती हुई बगीचे में घुस आई। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, वो माफ कीजिएगा, मैं समझ रही थी कि इधर कोई नहीं होगा, लेकिन वो दरअसल मेरी बिल्ली यहाँ आ गई है। कोई बात नहीं, मैंने कहा, तुम शायद हमारी पड़ोसन हो। मेरा नाम नुसरत है, मैंने ये मकान खरीद लिया है, मैंने तारुफ कराते हुए कहा। लड़की ने जल्दी से बिल्ली पकड़ ली और अपनी गोद में लेकर मेरे पास आई। मेरा नाम सायरा है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे ये मकान पसंद आया आपको? इसने अजीब से लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना मकान बेहद अच्छा लगा है, बड़ा सुकून है इस घर में, मैंने फखरिया अंदाज में कहा। अब सच कह रही है? इसने कुछ इस तरह पूछा जैसे इसे यकीन न आ रहा हो। कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? इसने दोबारा सवाल किया। आज हमारा तीसरा हफ्ता है, मैंने सोचकर जवाब दिया। आपसे पहले जिन लोगों ने ये मकान लिया था वो 4 हफ्ते तक इसमें रहते थे, फिर वो इसको छोड़कर चले गए थे क्योंकि इन्हें अंदर बाहर लोगों के चलने फिरने की आवाजें आती थी। क्या मतलब? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मतलब ये कि मकान असेब ज़दा है, इसने स्पाट लहजे में कहा। अब तक आप भी नामालूम लोगों के चलने की आवाजें सुन चुकी होंगी और अपनी आंखों से आपने दरवाजों को खुद ब खुद खुलते बंद होते देखा होगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, ना कुछ सुना है, मैंने परेशान लहजे में जवाब दिया। अभी आप नई आई हैं, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक न एक दिन लाल कपड़ों वाली आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने पर मजबूर कर देगी। मैंने अपनी तफ्शीश को दबाते हुए आस्था से कहा। कुछ लोग वहमी होते हैं और हवा की सरसराहट का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कितना अच्छा घर है हमारा। मगर सारा के नजदीक हमारे मकान में जाना कोई हंसी मजाक नहीं था। इसकी आंखों में खौफ नुमाया नजर आ रहा था। वो घबरा कर कई कदम पीछे हट गई। अगर कोई शख्स मुझे 1 लाख रुपए दे तब भी मैं मकान के अंदर नहीं जाऊंगी। उस वक्त आप जो चाहे कह लें, लेकिन ज्यादा दिनों तक हकीकत पोशीदा नहीं रह सकेगी। कुछ ही दिनों में आप घर से चीखती चलाती घर से भागेंगी और मेरे घर का दरवाजा बेतहाशा पीट कर इल्तिजा करेंगी कि मैं आपको कुछ देर के लिए पनाह दे पाऊँ। बरसों से यही होता चला आ रहा है। इंसान तो इंसान, आपके घर में तो जानवर भी जाते हुए डरते हैं। मेरी बिल्ली भी आज तक वहाँ नहीं गई और फिर वो मेरी बात सुने बगैर चली गई और मैं हैरान वो परेशानी से देखती रह गई। मैंने सोचा कि क्यों ना सहरा की बातें लुकमान को सुनाऊं, मेरी तरह वो भी लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन फिर यकदम मुझे ख्याल आया कि बच्चों की मौजूदगी में असेब वगैरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। अगर अभी से अपने जहनों में इस किस्म के वहम जकड़ लिए तो वो हमेशा के लिए खौफ में आ जाएंगे। यहाँ तक मेरे साथ का ताल्लुक था, मैंने तो सारा की किसी बात को भी सच नहीं माना था क्योंकि मैं बुद्धों, चुड़ैलों और असेबों पर यकीन नहीं रखती। कुछ ही दिनों बाद दूसरी बातों के साथ साथ मेरे सारे ख्यालात और सारी मुस्कुराहटें दम तोड़ गई और एक अनोखी किस्म की वहशत मेरी रग में सराहत कर गई। उस रात हम लोग जल्द ही सोने के लिए चले गए। लुकमान दफ्तर से आने के बाद किताबों की अलमारी सेट करने लगे और शाम तक लगे रहे, लिहाजा थकन की वजह से वो भी जल्दी ही सो गए। हम सब गहरी नींद सोए हुए थे। शायद रात का आखिरी पहर था कि अचानक मेरी आंख खुल गई और एक अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी हो गया। मैंने लुकमान की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रहे थे। मैं अपना खौफ दूर करने के लिए उठकर लुकमान की तरफ जाना चाहती थी कि अचानक मेरे पैर जमीन पर इस तरह रुक गए जिस तरह नागहानी तौर पर सूख गए हों, क्योंकि मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे हमारे कमरे के बाहर किसी ने सर्द आह भरी हो। अभी मैं उस आवाज को समझने की कोशिश ही कर रही थी तो वासिया तौर पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। मैंने अपने आप को ये कहकर बहलाया कि शायद कोई बच्चा जाग उठा है। कदमों की आवाजें बच्चों में से किसी की भी हो सकती हैं और फिर कभी कभी अमजद भी सोते में चलने लगता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि सीढ़ियाँ बहुत तवील और बाल खाती हुई हैं, ऐसा न हो कि अमजद नीचे लड़खड़ा जाए। लिहाजा मैंने फौरन अपने जिस्म पर पड़ी हुई चादर उतार फेंकी और दिल ही दिल में अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगने लगी और तेजी से बाहर की सीमत दौड़ पड़ी। हाल में कोई भी नहीं था, सीने पर भी कोई नजर नहीं आया, किसी के नीचे लड़खड़ाने की आवाजें भी नहीं आई। अलबत्ता एक नई बात मैंने महसूस की, चारों तरफ कफूर की खुशबू फैली हुई थी। ये सोचने का वक्त नहीं था कि खुशबू कहाँ से और क्यों आ रही है। मैंने परेशानी के आलम में अमजद का कमरे का दरवाजा खोला, वो सोया हुआ था। फिर मैं अपने दूसरे बेटे नवीद के कमरे में गई, वो भी कंबल में गुस्सा लिपटा था और सबसे छोटी बेटी अन्नम भी बेखबर सो रही थी।
इत्मीनान करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक मैं बिस्तर पर लेटी सोचती रही कि मैंने किसी किस्म की आवाजें सुनी थी। सायरा ने भी तो यही कहा था कि मकान में रोने और चलने फिरने की आवाजें आती हैं, लेकिन मैंने इतबार नहीं किया और अब भी इतबार नहीं आ रहा था। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था। यही सोचते सोचते मैं दोबारा सो गई। इतवार का दिन कुछ इस तरह तलू हुआ कि हर तरफ गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। क्योंकि बच्चों और लुकमान की छुट्टी थी, इसलिए हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ था। सारा दिन अच्छा गुजर गया। शाम को अजान से पहले ही मैंने घर की सारी बिजलियां जला दी थी। बच्चे एक तरफ बैठे पढ़ रहे थे, जबकि लुकमान टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे ऊपर का हिस्सा तारीख मालूम हुआ। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए वहाँ बिजली जला दूं। सीने पर चढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि जिस दिन हम मिस्टर जुबैर के साथ ये मकान देखने आए थे, उस दिन भी गहरे बादल छाए हुए थे। अगर इनके पास टारिश ना होता तो हम हरगिज अचानक मैं सर से लेकर पाँव तक लट उठी। उस रोज तो घर में बिजली ही नहीं थी। फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम लोग बिजली जलते हुए छोड़ गए हों। फिर वो कौन था जिसने जीने के दरमियानी कमरे की बिजली कल जला रखी थी। इन्हीं ख्यालात में गुम मैं ऊपर की मंजिल तक पहुंच चुकी थी। मैंने दरवाजे के पास वाला स्विच बोर्ड टोल कर तलाश किया और बटन दबा दिया। बटन दबाने की आवाज आई, लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुआ। चारों तरफ वैसे ही गड्ढा तारीखी फैली हुई थी। नीचे नजर दुराई तो जीने के दरमियानी कमरे के सामने साए से तैरते हुए नजर आए। अमजद मैं गुटी गुटी आवाज में चीख उठी। 9 साल बच्चे को घबराहट के बाइस मैंने इस तरह आवाज दी थी जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा बहादुर जवान है जो मुझे खतरात से निकाल सकता है। फिर फौरन ही मैंने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। मेरे कदम मेरे काबू में नहीं थे और एक साथ 2-2, 3-3 सीढ़ियां फलांग रही थी। मैं जानती थी कि एक ऐसी औरत जिसकी कोख में 7 माह का बच्चा परवरिश पा रहा हो, बड़ी एहतियात और हिफाजत की जरूरत होती है। मगर मैं बुरी तरह बदहवास हो चुकी थी। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं खैरियत से जीने से उतर गई। मेरी सांस अभी तक तेज तेज चल रही थी। बच्चे पढ़ाई में मसरूफ थे। मैंने लुकमान के पास बैठे हुए कहा, क्या इस घर में आने के बाद आप सीढ़ियों के दरमियानी कमरे में गए थे? क्या उन्होंने टीवी स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर कहा, सीढ़ियों का दरमियानी कमरा। मैंने कहा, क्या आप वहाँ गए थे? हाँ। वो बोले, तुम्हें याद नहीं रहा? मिस्टर जहीर ने तुम्हें वो कमरा भी दिखाया था। मेरे पैर आस्ता आस्ता कांपने लगे। उसके बाद फिर कभी नहीं गए, आपको यकीन है? हाँ, फिर कभी नहीं गया, वो लापरवाही से बोले। मेरे पैरों की कपकपाहट इतनी बड़ी कि पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। लुकमान की नजरों से मेरी हालत कुशीदा नहीं रह सकी। अरे नुसरत, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर पूछा, क्या बात है, तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हारी रंगत भी हल्दी की तरह जर्द पड़ गई है। मैं खिसक कर इनके मजीद करीब हो गई। क्या आपने उसमें कोई अनोखी या अजीब बात देखी या सुनी है? मैं समझा नहीं, उन्होंने कहा। और फिर मैंने इन्हें जीने के दरमियानी कमरे के बारे में बताया। फिर इस सर्द आह और कदमों की चाक का जिक्र किया जो मैंने गुज़श्ता शब कमरे के बाहर सुनी थी, लेकिन मैंने इनके सायों का जिक्र जानबूझकर नहीं किया जो मैं अभी देख कर आई थी। लुकमान ने टीवी बंद कर दिया और पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, जिस वक्त बिजली वालों ने इस घर का कनेक्शन काटा होगा, जीने के दरमियानी कमरे की बिजली जल रही होगी। दोबारा जब कनेक्शन लगा तो वहाँ की बिजली खुद ब खुद जल उठी होगी। जब हम लोग इस मकान में आए थे तो क्या आपने वहाँ की बत्ती जलती हुई देखी थी? मैंने तजस्सुस लहजे में पूछा। मैंने दरअसल इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। अगर बिजली जलती हुई देखता तो उसे ऑफ कर देता। दिन में वहाँ की रोशनी में नजर नहीं आती और रात के वक्त अमूमन हम कमरे में होते हैं। ये बात तो मैंने तस्लीम कर ली, लेकिन लुकमान ने कमरे के बाहर सुनाई देने वाली सरदाह और कदमों की आवाज के बारे में कोई वजाहत नहीं की। इन आवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मैं पिछली रात सुन चुकी हूँ? वो महज तुम्हारा ख्याल था बेगम साहबा, लुकमान ने हंस कर कहा, लेकिन किसी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया था और जब मैं हाल में गई तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ होता तो उसका पता निशान होता। वो बोले, तुम्हें मालूम है कदीम मकानात किस किस्म के होते हैं? मुझे इतना गुस्सा आया कि आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इससे पहले मुझे किसी मकान में रहना नसीब नहीं हुआ। मेरी सारी जिंदगी झोंपड़ियों और फुटपाथों पर गुजरी है। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गई हो। मेरी बात गौर से सुनो। देखो, पुराने मकानात की दीवारें और छतें कभी कभी इस तरह खड़खड़ा उठती हैं जैसे कोई आहें भर रहा हो या रो रहा हो या फिर चल रहा हो। ये पुराने मकानात की उम्र साख्ता की वजह से होता है। अब इन आवाजों को भूल जाओ। लुकमान ने पुराने मकानों की जिन खसूसियात का जिक्र किया था, मैं वाकई इनसे बेखबर थी। फिर भी ये तज्जुब की बात थी कि मैंने वही चीजें देखी और सुनी थी जिनका जिक्र सायरा ने किया था। मुमकिन है
कि इसकी बातें मेरे जहन के किसी गोशे में दब कर रह गई हूँ और सोते वक्त उभर आई हूँ। बहरहाल मैं 10 बजे तक मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रही और फिर तकरीबन 11 बजे के करीब हम सब अपने अपने बिस्तरों में चले गए। पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे बारिश होने लगी हो। फिर मैंने इन आवाजों को पहचान लिया। वो कदमों की आवाजें थी और मकान के आखिरी सिरे से हमारे कमरे की तरफ आती हुई मालूम हो रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई शख्स कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया हो। मेरी दहशत भरी निगाहें दरवाजे के हैंडल पर जमकर रह गई। फिर मैंने हैंडल को घूमते हुए देखा। किसी भी लम्हे को खौफनाक शायद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो सकती थी। मैंने लुकमान के कंधे को खूब जोर से पकड़ लिया। मेरे नाखून इसके गोश्त में पस्त हो गए। लुकमान करवट बदलते हुए, नुसरत क्यों तंग कर रही हो? दरवाजे का हैंडल अपनी जगह पर आ गया। मैंने लुकमान के कंधे से हाथ उठा लिया और सोचने लगी कि कमरे से बाहर जाकर देखना चाहिए। मैं इतनी बहादुर तो नहीं थी, लेकिन घर में चाहने वाला शोहर और चाहने वाले बच्चे हों तो थोड़ी बहुत हिम्मत सभी औरतों में आ जाती है। मैं चुपके से नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐन उसी लम्हे लुकमान भी उठ बैठे और मेरी तरफ लपके, लेकिन मैं उनका इंतजार नहीं कर सकती थी। एक सानी के लिए मैं ठिठक कर और दरवाजा खोल दिया। बाहर कुछ नहीं था, बस कपूर की तेज खुशबू फैली हुई थी। जीने पर नजर डाली और ये देख कर जान निकल गई कि ऊपर का बल्ब बार बार जल और बुझ रहा था। फिर मैंने दरमियानी कमरे का दरवाजा बंद होते देखा। ये मंजर ऐसा था जैसे देखकर मैं चकरा गई और पीछे को गिरने लगी। वो तो खैरियत हुई कि मेरी पुश्त पे लुकमान आ गए थे। उन्होंने फौरन मुझे थाम लिया। देखा आपने कुछ देखा? मैंने इनके सीने पर सर रख कर कहा। अंदर कमरे में चलो, तुम्हारा पूरा जिस्म लरस रहा है। उन्होंने प्यार से कहा, लेकिन कितना खौफनाक मंजर था। मैं जानता हूँ नुसरत, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा। तुमने और एक बयाना ख्वाब देखा है। मैंने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और गौर से इन्हें देखती हुई बोली, क्या आपने कदमों की आवाजें नहीं सुनी? जलता बुझता बल्ब नहीं देखा? दरमियानी कमरे के बंद होते हुए दरवाजे पर आपकी नजर नहीं पड़ी? नहीं बेगम साहबा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना कुछ महसूस किया है, अलावा इसके कि तुम्हारे नाखूनों की बदौलत अब भी मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। लुकमान से मजीद कुछ कहना बेकार था। वो मेरी सारी परेशानी और बदहवासी को कोई डरावना ख्वाब तस्वर कर रहे थे, जबकि मैं पूरे शौक के साथ कह रही थी कि मैं पूरी तरह जाग रही थी। हो सकता है वहाँ कोई असेब ज़दा वगैरह ना हो, कोई शख्स हमें खौफज़दा कर रहा हो, लेकिन क्यों मैं इन्हीं सोचों में डूबी। लुकमान के साथ कमरे में आई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया और खुद दरवाजे से पिस्तौल निकाल कर लोड करने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने बदहवासी में पूछा। मेरा ख्याल है कि पूरे घर का एक चक्कर लगा ही लूं। उन्होंने टार्च निकालते हुए कहा, हो सकता है आपने ख्वाब ना देखा हो। देखिए, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने कहा, लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर बाहर चले गए। मैं बिस्तर से उठी और तेज तेज अपने बच्चों के कमरे में गई। तीनों बच्चे पुरसकून सो रहे थे। अपने बच्चों को बाहिफाजत देखकर मेरी जान में जान आई। ऊपर से लुकमान के भारी बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दिल ही दिल में खुदा से इनकी हिफाजत के लिए दुआएं मांग रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर निकली। लुकमान सीढ़ियों से वापस आ रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुमने इसी कमरे का दरवाजा खुलते और बंद होते देखा था? हाँ बिल्कुल, मैंने डरते सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। अगर कोई शख्स यहाँ होता तो इसके लिए जीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से वो फरार हो सके। दरमियानी कमरा भी खाली पड़ा है और वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ छुपा जा सके। मैंने लुकमान की तायीद में सर हिलाया। गोया इसी बात का इम्कान नहीं था कि कोई हमें परेशान या डराने के लिए ऊपर छुपा हुआ हो। अब दो में से एक ही सूरत मुमकिन है, अव्वल ये कि मैं होशो हवास खो बैठी थी, या फिर ये मकान असेब ज़दा था। मैं बाकी कमरों में देख कर आता हूँ। लुकमान ये कहकर मकान के दूसरे हिस्से में चले गए, जबकि मैं वापस बच्चों के पास लौट आई। कुछ देर बाद लुकमान वापस आए और कहने लगे, घर में कोई नहीं है, ना ऊपर न नीचे। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि तुमने महज डरावना ख्वाब देखा है? लुकमान ने बेपरवाही से कहा और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए और लुकमान दफ्तर रवाना हुए और छोटी अन्नम अपनी गुड़िया से खेलने बैठ गई। मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने चली गई। बावर्ची खाने से जब फारिग होकर मैं बाहर आई तो अन्नम अपने कमरे में नहीं थी। अन्नम बेबी, लेकिन ड्राम में कोई आवाज सुनाई ना दी। फिर ऊपर से अन्नम की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ मम्मी, हम लोग खेल रहे हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं तेजी से जीने की तरफ दौड़ी। या अल्लाह खैर, बेबी किसके साथ खेल रही है? बेटी, मैंने जीने पर चढ़ते हुए कहा। तुम कहाँ हो बेबी? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ऊपर पहुंचकर बेदरबे कई आवाजें
दे डाली। अब भी अनम ने जवाब नहीं दिया। खुदा के लिए जवाब दो अनम, मेरी हिचकियां बंद होने लगी। मैं ऊपर के जिस कमरे में खड़ी थी अचानक इसी में रखे हुए गत्ते के कई डब्बे नीचे आ गिरे। अनम इन डब्बों के पीछे छुपी हुई थी। मैंने दौड़कर इसे अपने सीने से लगा लिया और सिसकियां लेने लगी। बेबी के जिस्म से कपूर की खुशबू आ रही थी। रो नहीं मम्मी, हम लोग तो आंख मिचोली खेल रहे थे। मगर मेरी जान, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो मुझे बोलने से मना कर रही थी। मेरे जिस्म में सर्दी की गहरी लहर दौड़ गई, मगर कुछ कहने की बजाय मैंने अनम को अपनी गोद में ले लिया और जल्दी जल्दी नीचे आई। नीचे आकर मैंने अनम से पूछा, बेटा किसके साथ खेल रही थी? उस खूबसूरत और प्यारी लाल कपड़ों वाली औरत के साथ। अनम कुछ इस तरह कह रही थी जैसे वो अपनी किसी पुरानी दोस्त का जिक्र कर रही हो। तुम्हारी सहेली, मेरा मतलब है वो खूबसूरत लाल कपड़ों वाली कैसी औरत थी? बड़ी प्यारी है मम्मी, वो बिल्कुल आपकी तरह, और इसके काले काले बाल इतने लंबे हैं कि फर्श को छूते हैं। मगर मम्मी, वो हमेशा लाल कपड़े ही क्यों पहने रहती है? मुझे नहीं पता, खुदा जाने मेरा दिल क्यों डूबा जा रहा है। मम्मी अब मैं जाऊं? अनम ने कहा। कहाँ? ऊपर, वो बोली, आंख मिचोली खेलने। नहीं बेटा, वहाँ नहीं जाना, मैंने सख्ती से कहा। लेकिन क्यों मम्मा? अनम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। देखो बेबी, तुम आइंदा उस वक्त तक ऊपर नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। मगर क्यों मम्मी? ऊपर मुझे आंख मिचोली खेलने में बड़ा मजा आता है। चुप रहो बेबी, मैंने कहा ना, अब तुम कभी अकेली छत पर हरगिज नहीं जाओगी। अच्छा मम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अनम ने कहा, मगर इसकी आंखें कुछ और कह रही थी। शाबाश बेटा, अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं एक ऐसा कमरा सेट करती हूँ जो सिर्फ मेरे और आपके लिए होगा। उसमें मेरे कपड़े सीने की मशीन और बाकी चीजें होंगी, और तुम्हारी सारी गुड़िया, सारे खिलौने भी होंगे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। अनम तालियां बजाने लगी। आओ मम्मी, अभी कमरा सेट करते हैं। मुझे भी कोई काम नहीं था, मैंने सोचा कि चलो इस तरह अनम भी मसरूफ हो जाएगी। लिहाजा हम दोनों ने मिलकर हमारे कमरे के बराबर वाला कमरा साफ किया और फिर एक हिस्से में बेबी के खिलौने, गुड़िया और दूसरी चीजें रख दी। एक हिस्से में मैंने मशीन और इस्त्री रख दी। चीजें तरतीब से रखने के बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग गई। बेबी गुड़िया के लिए कपड़े तैयार करने लगी और मैं मशीन लेकर कमरे के लिए नए पर्दे सीने लगी। पर्दे सीते सीते मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मुझ पर गड़ी हुई हो। मैंने सर ऊपर उठाया। बेबी अपने काम में मगन थी। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, मगर वो सिर्फ मेरा वहम था। कमरे में मेरे और अनम के अलावा कोई नहीं था। मेरे ख्याल में मम्मी, अनम ने गुड़िया के कपड़ों में टांके लगाते हुए कहा, इसे आपके पर्दे बहुत अच्छे लगे। कैसे अनम? मैंने हैरत से पूछा। मेरा दिल एक बार फिर डूबने लगा। उस खूबसूरत लाल कपड़ों वाली औरत को वो बड़े गौर से आपकी सिलाई को देख रही थी। क्या आपने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा? अनम ने हैरानगी से पूछा। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, कुछ भी नहीं था वहाँ। गोली मारो, मैंने दिल ही दिल में अपने आप को समझाया। लगता है अनम और सारा दोनों ऐसी कुव्वत की मालिक हैं जो शायरों में पाई जाती है। इन दोनों के दिमागों में एक फर्जी किरदार तहलीक हो गया है। सारा इसे असीब का किरदार करार देती है, जबकि अनम ने अपने किरदार को लाल कपड़ों वाली खूबसूरत औरत का नाम दिया है। मगर मैं तो कोई अदीब या शायरा नहीं हूँ, फिर मुझे ऐसे किरदारों से दिलचस्पी क्यों होने लगी? मैं अपने आप से ही बातें करती रहती थी। मैंने जल्दी ही खुद को समझा लिया और मैं सुकून से पर्दे सीने में मसरूफ हो गई। रात को मैंने लुकमान को बहुत मुश्किल से मजबूर किया कि अनम सिर्फ एक रात और हमारे साथ सो ले। लुकमान को बहुत तवज्जुह हो रहा था। कहने लगा, ये आजकल आपको बेबी पर बहुत प्यार आ रहा है। मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। सुबह मैं जल्दी उठ गई और सबके लिए नाश्ता तैयार करके दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद लुकमान दफ्तर चले गए और बच्चे भी स्कूल चले गए। अब मैं और अनम ही घर में रह गई। मैं अनम को नजरों से ओझल नहीं होने दे रही थी। मेरे ज़हन पर हर वक्त वही लाल कपड़ों वाली सवार रहती थी। काम से फारिग होने के बाद मैं बगीचे में निकल आई। दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटी सी बच्ची बगीचे में आई। आंटी, आपकी बेटी कहाँ है? मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ, इसने बड़ी मासूमियत से कहा। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, मैंने प्यार से देखते हुए कहा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यही खेलूंगी। मेरी अम्मी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा था बस बाहर बाग में ही थोड़ी देर खेल कर आ जाना, इसने मासूमियत से कहा। अच्छा ठीक है। फिर मैंने अनम को आवाज देकर वही बुला लिया। बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हुई। मेरे दोनों बेटे अक्सर स्कूल से आकर अपने दोस्तों के बारे में बताते तो अनम हसरत से दोनों भाइयों को देखती। अब इसे भी अपनी हम उम्र एक सहेली मिल गई थी। मैंने इन दोनों से कहा कि वो घर के अकब में जाकर खेलें। और हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने बच्ची से पूछा। मेरा नाम शमा है, ये बच्ची ने कहा। देखिए, जब 4 बज जाएं तो मुझे बता दें। अम्मी ने कहा था 4 बजे वापस आ जाना। आप भूलेंगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं नहीं भूलूंगी। कुछ देर में मैंने इन
ان دونوں کو ٹافیاں وغیرہ دی۔ پوری سپہر تک وہ خوش خوش کھیلتی رہی اور گہری سہیلیاں بن گئی۔ 4 بجے میں نے آواز دے کر شمع کو بتایا کہ گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا وہ جلدی جلدی واپس چلی گئی۔ انم اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک اداس رہی، لیکن پھر جلدی ہی کھیلنے کودنے لگی۔ میں برابر اس پر نظر رکھ رہی تھی کہ کہیں وہ اکیلی اوپر نہ چلی جائے۔ مجھے لال کپڑوں والی سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رات بھی خیر و عافیت سے گزر گئی اور میرا خوف بہت حد تک دور ہو گیا۔ اگلے دن بچوں اور لقمان کے جانے کے بعد انم کھیلنے میں مصروف ہو گئی اور میں نے اپنی امی کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ امی ہمارے ساتھ والے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے خط میں امی کو اسیب یا لال کپڑوں والی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، البتہ مکان کی اچھائیاں تحریر کی۔ خط لکھ کر میں فارغ ہوئی ہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک 30 سالہ خاتون دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شمع کی امی ہیں اور بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میرا شوہر سہیل صاحب آپ کے شوہر کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ کل میں نے اپنی بیٹی شمع کو آپ کی بچی کے پاس کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر تشریف لائیں۔ مجھے اس کا خلوص اور رویہ بے حد اچھا لگا۔ ان کے لہجے میں بناوٹ اور نمائش نہیں تھی۔ جس محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، اس سے میں انکار نہیں کر سکی۔ لہٰذا میں انم کو تیار کر کے ان کے گھر گئی اور کافی دیر وہاں رہی، لیکن انہوں نے مجھ سے اسیب وغیرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انم وہاں بے حد خوش تھی۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے جانے کا، لیکن میں نے کھانا تیار کرنا تھا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ آئی، لیکن انہوں نے انم کو روک لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے گوشت چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ ہی آٹا گوندنے لگی کہ مجھے آہٹ کی آوازیں سنائی دی۔ سر گھما کر دیکھا تو زینے کے درمیانی کمرے کا دروازہ اسی طرح آہستہ آہستہ کھلتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی شخص بڑے اطمینان سے اسے کھول رہا ہو۔ میرا دل چاہنے لگا کہ کوئی انوکھی یا ڈرونی چیز دیکھنے سے قبل اپنی دونوں آنکھیں نکال پھینکوں، لیکن میں بالکل بے حس و حرکت ہو کر رہ گئی تھی۔ آٹا وغیرہ وہی پڑا رہ گیا۔ مجھے کوئی احساس نہیں تھا، نہ چاہنے کے باوجود کھلتے ہوئے دروازے پر میری نگاہیں جمی ہوئی تھی، اور تب میں نے اس سے دیکھا وہ زینے کے درمیانی کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لباس سرخ تھا، ماتھے پر بندیا تھی، لمبے لمبے سیاہ بال پشت کی جانب قدموں تک بکھرے ہوئے تھے۔ پیلے پیلے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیے وہ براہ راست میری جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظریں دو دھاری خنجروں کی طرح میرے جسم میں پست ہوئے جا رہی تھی۔ فرینڈز، نصرت اور اس کی فیملی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔